a jolt and then you'll die. Assalamu alaikum friend, hope so you are all doing well, and as you know my name is Ruhul Aman and ये इस सीरीज का सेकंड लेक्चर है MLP एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स का। इसका ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर अपलोडेड है फिजिक्स फीवर चैनल पे। वो लेक्चर देखना क्यों जरूरी है? जो फर्स्ट लेक्चर है नो योर कोर्स के नाम से, वो लेक्चर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जो भी सब्जेक्ट स्टार्ट करना जा रहे हैं एटलीस्ट उसका हमें प्री नॉलेज हो कि हम पढ़ने क्या वाले हैं और इस सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे क्या और इसका आउटपुट क्या मिलेगा। अगर हम ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो इसका आउटकम क्या होगा और इस सब्जेक्ट को पढ़कर लाइक आगे फ्यूचर स्कोप्स क्या है इस सब्जेक्ट के। तो वो सारी चीजें मैंने बहुत डिटेल में उस लेक्चर में हमने डिस्कस की है। हमने मतलब बेसिकली हमने सिलेबस को बहुत डिटेल में वहां डिस्कस किया है कि हमारा सिलेबस क्या है, क्या नीडेड है, हमारी प्री नॉलेज क्या होनी चाहिए एंड जब सिलेबस हम स्टार्ट करेंगे तो कौन कौन से टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो जिस भी स्टूडेंट ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा काइंडली आप उस लेक्चर को देख करके फिर यहाँ पर आए, सेकंड लेक्चर स्टार्ट करें क्योंकि वो प्री नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है और आपका एक बिल्कुल माइंड मैप बन चुका रहेगा कि हम इस कोर्स को किस तरीके से लेकर चलने वाले हैं और आगे कौन कौन सी टॉपिक आने वाली है और हम क्या क्या टॉपिक देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये हमारा सेकंड लेक्चर है और आज हम इंशाल्लाह शुरू कर रहे हैं। तो मैं पहले डिस्कस करना चाह रहा था कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं MLP, उसका क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, देन उसके बाद हम सिलेबस की टॉपिक के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। तो एज यू नो दैट जब एटम्स के बारे में डिस्कस शुरू हुआ था तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल दिए थे, एटॉमिक मॉडल दिए थे। तो एज वी ऑल नो हमने क्लास 10 से ही इसकी डिस्कशन स्टार्ट हो, इवन 9 से इसकी डिस्कशन स्टार्ट हो जाती है केमिस्ट्री में, 10th में भी रही, 11th 12th में भी हमने इसके बारे में पढ़ा। तो सबसे पहला मॉडल एज वी ऑल नो दैट कि द फर्स्ट मॉडल वाज डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल, which was given in 1803. In this particular model, that is Dalton atomic model, the first point, the main point which he focused on is atoms are indivisible. जो भी एटम होते हैं उसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लाइक डाल्टन ने कंसिडर किया कि जो एटम्स होते हैं वो स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं, उसे हम फर्दर डिवाइड करके नहीं कर जा सकते हैं। और सेकेंडली ये था कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट जो होते हैं आर आइडेंटिकल। ये मेन दो पॉइंट थे जिसपे बेस्ड था ये डाल्टन मॉडल। एंड इसके जितने भी मॉडल था उससे कुछ फीचर्स थे तो कुछ लिमिटेशंस थी। तो मेन लिमिटेशंस जो थी डाल्टन मॉडल की, वो लिमिटेशन ये थी कि इसमें सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में, सब एटॉमिक का कोई डिस्कशन ही नहीं था, नाइदर इलेक्ट्रॉन नॉर प्रोटॉन नॉर न्यूट्रॉन। तो मेन लिमिटेशन इस मॉडल की क्या थी? There is no discussion of subatomic particle. So we can say that there is discussion of subatomic particle, which is nothing but electron, proton and neutron. तो इसकी कोई डिस्कशन नहीं थी वहां पर। तो ये मॉडल इसलिए फेल हो गया जब फर्दर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की, तो ये मॉडल वहीं पर फेल हो गया। सो द सेकंड मॉडल वाज थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल। तो फर्स्ट मॉडल फेल हुआ क्योंकि उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल की कोई डिस्कशन नहीं था। तो उसके बाद जो थॉमसन सेकंड मॉडल आया, थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल, व्हिच वाज गिवन लाइक थॉमसन प्लम pudding model, which was given in 1897, nearly 1897. So the main feature of this particular model was Thomson stated that atom is a sphere of positive charges. Atom is a sphere of positive charges in which electron is embedded in it. As we, if you have seen the resin and like pudding, so if you seen the pudding, तो पुडिंग में क्या होता है कि जो भी रेजिन होती है ना वो उसमें एम्बेडेड होती है। और वी कैन मोर जनरलाइज इट एज अ वाटरमेलन। वाटरमेलन में क्या होता है कि उसमें हम ब्लैक ब्लैक सीड जो होती है एम्बेडेड होती है। तो उस टाइप का मॉडल मतलब कहा था, थॉमसन ने कहा था कि जो एटम है वो पॉजिटिव चार्ज का एक स्फीयर है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो एम्बेडेड है एज रेजिन इज एम्बेडेड इन पुडिंग और इन वाटरमेलन वो जो उसकी सीड्स एम्बेडेड होती हैं। तो मेन इसके फीचर ये था थॉमसन मॉडल का। ही सेड दैट atom is a sphere of positive charges in which electron is embedded
in it. तो इसके भी जाहिर सी बात है, इसके भी काफी लिमिटेशन थी. द लिमिटेशन ऑफ थॉमसन प्लम मोडी मॉडल वाज इट फेल्स टू टेल द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, कह सकते हैं, या पॉजिटिव चार्जेस. उसका अरेंजमेंट जो इसने बताया था, लाइक आज हम जानते हैं कि वो बिल्कुल उससे अलग है. तो इट फेल्स टू टेल द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन और पॉजिटिव चार्जेस, एंड ऑल्सो इट डजंट टॉक अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ एटम. तो हम इसके लिमिटेशंस में कह सकते हैं कि इसका फर्स्ट लिमिटेशन जो था, इट फेल्स टू टेल about the arrangement of electron and positive charges. And also we can say that the second limitation of Plum pudding model, Thomson Plum pudding model, was it does not talk about stability of atom. तो ये बेसिकली दो, हम कह सकते हैं कि दो लिमिटेशन थी थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल की. सबसे पहला मॉडल क्या था? डाल्टन्स मॉडल था. डाल्टन्स मॉडल सबसे पहला मॉडल था हमारा डाल्टन्स, विच वाज गिवन इन 1803. एंड इसके जो मेन फीचर्स थे डाल्टन्स मॉडल का, वो ये था कि उसने कहा था कि एटम जो है इनडिविजिबल होते हैं, उसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, और जो एक पर्टिकुलर एलिमेंट के जो भी एटम होंगे वो आइडेंटिकल होंगे. तो ये बात तो ठीक है, बट हाँ, फर्दर हमने जब देखा कि एटम कैन बी डिवाइडेबल, हमने उसे फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में डिवाइडेबल इन नॉट सेंस उसे हम काट रहे हैं, बट क्या उसको सब एटॉमिक पार्टिकल के फॉर्म में भी हम देख सकते हैं. तो सब एटॉमिक का कोई डिस्कशन नहीं था डाल्टन मॉडल में. तो मेन जो फेलियर था डाल्टन मॉडल का, वो उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल का कोई डिस्कशन नहीं था, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. And the second model, which was given by Dalton, which was given in 1897, and the main feature of this particular model was कि atom is a sphere of positive charges in which electron is embedded in it. As I have given you the example of plum and pudding model, pudding. As we see that pudding, there is a pudding, and the resins are embedded in it. Or we can say that we can take the example of watermelon. As we have seen that in watermelon, the seeds are embedded in it. So Thomson said that the atom is nothing but a charge of positive sphere of charges in which the negative sphere or negative charges are embedded in it, or electron is embedded in it. The main limitation of this particular model is it fails to tell about the arrangement of electron and positive charges, and it also does not talk about the stability of atom. So these are the two first two model of atom, or we can say that these are the two atomic model. After that, the third model, which was given by Rutherford, which was given in 1911. In this particular model, Rutherford basically, as we have already discussed in 12th or 11th, when we see that the alpha scattering experiment, when we have learned, or when we have studied the alpha scattering experiment which was done by Rutherford. तो Rutherford ने उसमें क्या देखा था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में, कि जब वो पार्टिकल अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड कर रहा था, तो उसको क्या देखा था, कुछ पार्टिकल जो वो अनस्कैटर्ड, पूरी तरीके से अनस्कैटर्ड पास हो जा रहे हैं, कुछ पार्टिकल स्लाइट एंगल पे स्कैटर हो रहे हैं, और 1000 ऑफ पार्टिकल में से कोई एक रियली पार्टिकल था जो बिल्कुल 180 डिग्री पे बैक हो रहा था. तो उसने ये चीज मतलब उसने ये कंक्लूड किया कि पूरे जो हमारा एटम है, उसके सेंटर पे कोई एक मास ऐसा है जो कि उसको मतलब जो भी मास है कंसंट्रेट हो गया सेंटर पे, जहां से वो पार्टिकल पूरा 180 डिग्री रिफ्लेक्ट हो गया था. तो ये एक्सपेरिमेंट हुआ था. देन इसके बेस पे इसने जो रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया, तो उसमें इसने इंक्लूड किया कि एटम हैज अ पॉजिटिव चार्ज व्हिच इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द atom. Atom has a positive charge which is located at the center of the atom, and electron revolve around that atom. ठीक है. उसने पहले न्यूक्लियस की डिस्कवरी मतलब हुई, तो उसने क्या बताया कि जो भी एटम का मास है वो कंसंट्रेट होता है सेंटर पे, और वहां पर वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिवॉल्व करता है उस पर्टिकुलर चार्ज के, पॉजिटिव चार्ज विच इज नथिंग बट अ न्यूक्लियस. तो इसका मेन क्या था, अगर हम फीचर की बात करेंगे, atom has a positive charge which is nothing but nucleus at the center. And second one, इसने क्या कहा था कि the electrons are revolving around the nucleus.
ठीक है। तो ये मेन दो फीचर्स थे इसके रदरफोर्ड मॉडल के। बट क्या अब इसमें अगर हम लिमिटेशन देखें, इसकी लिमिटेशन क्या थी? इससे पहले ये चीज माना जाता था कि व्हेन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इट विल कंटिन्यूअसली रेडिएट एनर्जी। ठीक है, आई थिंक सो मैक्सवेल ने ये दिया था कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो कंटिन्यूअसली एनर्जी रेडिएट करता है। तो अगर ऐसा होगा, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली एनर्जी रेडिएट करे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो कोलैप्स कर जाएगा उसमें न्यूक्लियस में। तो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया था। रदरफोर्ड डिडंट एक्सप्लेन व्हाई द इलेक्ट्रॉन डज नॉट स्पाइरल और like diffuse inside the nucleus when it is continuously rotating around the nucleus, or when it feels a force of attraction with the nucleus, then why it is not embedded or why it is not diffusing inside the nucleus। इस पर्टिकुलर चीज को इसने रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं किया था। So we can say that the limitation of this model is it does not explain why electron does not spiral or diffuse in the nucleus, because as I have told you that ये माना जाता था इससे पहले कि when electron is continuously revolving then it will radiate energy continuously, and क्या जब वो एनर्जी रेडिएट कर रहा है तो उसकी एनर्जी कम होती जाएगी। वो एट टाइम ऐसा आना चाहिए कि वो उसमें न्यूक्लियस में डिफ्यूज कर जाए, बट ऐसा नहीं होता था। वो क्यों नहीं होता था, इसकी एक्सप्लेनेशन इन्होंने नहीं दी थी। देन उसके बाद जो मॉडल आया था उसको हम स्टैंडर्ड मॉडल नहीं कह सकते क्योंकि उसमें भी लिमिटेशन थी, बट जो बेस बना एमएलपी का वो इसी मॉडल से आया था, दैट इज नथिंग बट बोहर मॉडल, Bohr atomic model. So Bohr atomic model was given in 1913. This was fourth model. 1913. So in this particular model, Bohr stated that he said कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मतलब कंटिन्यूअसली एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एट अ क्वांटाइज्ड और फिक्स्ड एनर्जी स्टेट, जिसका नाम उन्होंने ऑर्बिट दिया था। कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिवॉल्व तो करते हैं न्यूक्लियस के, बट इट रिवॉल्व्स इन अ फिक्स ऑर्बिट और शेल जो कि एनर्जी रेडिएट नहीं करते। हाँ, सेकेंडली फर्स्ट पॉइंट ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन continuously revolve around nucleus in a fixed नहीं कह सकते, या फिक्स्ड भी हो सकता है, और क्वांटाइज्ड और डिस्क्रीट स्टेट विच वाज नथिंग बट जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं। तो ये मेन एक पास्टुलेट नहीं कह सकते जो उनके फीचर थे बोहर मॉडल के। तो फर्स्ट था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक क्वांटाइज या फिक्स्ड ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करता है। इट विल चेंज द शेल आइदर गो अप और डाउन, बट कब होगा ये? व्हेन इट विल आइदर रिड्यूस लॉस एनर्जी और इट विल लाइक एब्सॉर्ब एनर्जी। सो इलेक्ट्रॉन विल चेंज द ऑर्बिट either go up or go down when it absorb or like loss energy। either by absorbing or losing energy। तो ये एक हो गया, जब वो इलेक्ट्रॉन है एनर्जी लॉस करेगा तो लोअर ऑर्बिट में आ जाएगा। अगर वो बाय एनी हाउ वो एनर्जी उसे मिली तो वो हायर ऑर्बिट में जाएगा। तो मोशन तो होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है, बट वो कब करेगा? आइदर वो एनर्जी उसे मिले एब्जॉर्ब करे या वो एनर्जी लॉस करे, तब इलेक्ट्रॉन अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है। इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है फ्रॉम वन एनर्जी लेवल और वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट। तो अब हम कह सकते हैं कि इसके लिमिटेशन क्या आते हैं। मेन जो लिमिटेशन था उसका लिमिटेशन ये था कि मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो होते हैं उनका स्पेक्ट्रा इसमें एक्सप्लेन नहीं करता, और हम मोर जनरली कह सकते हैं इवन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को भी बोहर मॉडल ने पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया था। तो लिमिटेशन में वी कैन से दैट द लिमिटेशंस ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल वाज firstly we can say that it is valid only for one electron system which was like hydrogen atom, and it does not explain
स्पेक्ट्रम ऑफ, इवन हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को भी इसने कंप्लीटली नहीं डिफाइन किया था कि उसमें जो प्रॉब्लम आ रही थी वो हम अभी डिस्कस करेंगे कि क्या चीजें थी जिसे बोहर ने कंप्लीटली एक्नॉलेज नहीं किया था अपने इस पर्टिकुलर मॉडल में। तो बोहर मॉडल में क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं किया था, ये हम डिस्कस करेंगे। और इवन वी कैन से दैट मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम को भी ये वहां पर भी फेल हो जाता है, और मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के स्पेक्ट्रा को भी ये एक्सप्लेन नहीं करता है। मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को और मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के स्पेक्ट्रम को ये एक्सप्लेन नहीं करता। अब हम वो चीज को देखेंगे कि मतलब क्या चीजें थी जिसकी वजह से ये फेल हो गया। तो एक और है, अभी हम कह सकते हैं कि जो अभी मॉडर्न मॉडल जो उसके बाद का जो मॉडल, बोहर मॉडल के बाद जो मॉडल दिया गया था जिसे हम क्वांटम मॉडल कहते हैं, विच वाज गिवन इन 1916 आई थिंक सो। तो मेरा मेन मोटो था इस पर्टिकुलर मॉडल्स की सीरीज को डिस्कस करने का, मेन मोटो था ताकि हम ये जो बोहर मॉडल से हम नॉलेज लेंगे, जो भी बोहर मॉडल के पोस्टुलेट्स को हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले मैं चाहता था कि आपको प्री नॉलेज हो जाए कि कौन कौन से मॉडल थे जो फेल मतलब साइंटिस्ट ने दिए और वो क्यों फेल हुए, उनके क्या लिमिटेशंस थे। इन सारी चीजों को डिस्कस करने के बाद हमारी जो डिस्कशन होगी वो बोहर मॉडल पे अभी होगी कि बोहर मॉडल क्यों फेल हुआ था, हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम को उसने क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पाया था। सो द नेक्स्ट मॉडल जो हम लास्ट मॉडल डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा क्वांटम मॉडल। क्वांटम मॉडल which was given in 1926. So sorry, I earlier I said that it is in 1916, but no, it is in 1926. प्रेजेंट में भी हम कह सकते हैं कि ये मॉडल है, मतलब एक्सेप्ट करा जाता है, क्योंकि मेन जो चीजें इसमें डिस्कस की गई थी इस पर्टिकुलर मॉडल में, उसमें ये कहा गया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में नहीं है। ये जो ऑर्बिट है ऐसा नहीं कि कोई एक फिक्स्ड ऑर्बिट, बट देयर इज ऑर्बिटल, और वी कैन से दैट देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दैट इलेक्ट्रॉन। ऐसे अगर मैं यहाँ पर आपको कहूँ कि ये हमारा एग्जाम्पल ये न्यूक्लियस है, तो ये इस तरह के जो हमारी जो प्री नॉलेज थी उस बेस पे तो हम ऐसे ही समझते हैं कि ऐसे कोई डिस्क्रीट हमारी ऑर्बिट्स होंगी और उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, बट नो, ऐसा नहीं था। जो हमारा प्रेजेंट मॉडल वो कहता है कि देयर इज नो सच टाइप ऑफ ऑर्बिट, बट देयर इज अ ऑर्बिटल्स, हम कह सकते हैं ऑर्बिट orbital can be defined as the place, or we can say that where the probability of finding electron is maximum, the location where the probability of finding electron is maximum is known as orbital. तो अभी ऑर्बिट, अगर हम ऑर्बिट पे डिस्कस करें तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसी ऑर्बिट पे हो सकता है, बट ऑर्बिटल पे इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ऊपर हो सकता है, मतलब जिस भी पर्टिकुलर जो प्रोबेबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की उसे हम ऑर्बिटल कहेंगे। तो ये मॉडल जो हमारा क्वांटम मॉडल था, क्वांटम मॉडल सेड दैट देयर इज नो डिस्क्रीट, लाइक इट इज डिस्क्रीट बट देयर इज नो फिक्स्ड ऑर्बिट on which like electron rotate revolve, but there is an orbital or there is a probability of finding electron where it is maximum when इन ऑर्बिटल, लाइक द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, उसे हम ऑर्बिटल कहते हैं। और ऑर्बिटल हम इसके इस तरह से कर सकते हैं कि हम क्लाउड समझ सकते हैं, जैसे हम क्लाउड होता है तो वो क्लाउड के तरह ये रिजेंबल है, ऐसा हो कि वो एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड कह सकते हैं हम, कि वो एक इस तरह का होगा कि इसमें जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की, वो इलेक्ट्रॉन पाने की, वो क्लाउड के टाइप है, ना कि एक ऐसे मतलब अलग से कोई लाइन होगी, ऐसी कोई चीज नहीं है वहां पर। ये हमारा कहता है क्वांटम मॉडल। सेकेंडली जो मॉडल था बेसिकली ये श्रोडिंगर इक्वेशन, वी ऑल नो दैट श्रोडिंगर इक्वेशन इज द हार्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो श्रोडिंगर इक्वेशन और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को यूज करके ये मॉडल बनाया गया था। This model is given by using Schrodinger equation and Heisenberg uncertainty principle. So इस दो पर्टिकुलर प्रिंसिपल का श्रोडिंगर इक्वेशन और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का यूज करके ये मॉडल दिया गया था। सेकेंडली जो मैंने बताया कि सेकेंड जो इसका था, इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन अ ऑर्बिटल, व्हिच वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन अ ऑर्बिटल, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं हम।
मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, जहां भी इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी उसे ही हम ऑर्बिटल कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिटल में होता है रेदर देन फिक्स्ड ऑर्बिट। फिक्स्ड ऑर्बिट and this particular मॉडल ऑल्सो गिव अ वेरी एक्यूरेट स्ट्रक्चर ऑफ एटम। मतलब इस पर्टिकुलर मॉडल से हम एटम को बहुत एक्यूरेटली सारी सब एटॉमिक पार्टिकल्स के स्ट्रक्चर को हम जान सकते हैं। सो ये कुछ फीचर्स थे मॉडर्न क्वांटम मॉडल के। तो अब आते हैं डिस्कशन जो मुझे मेन करना था वो बोहर मॉडल के ऊपर करना था। ये तो बस हम ये आउट ऑफ मतलब सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, बट ये मैं बस एक नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ ताकि एटलीस्ट आपको एक चीज पता रहे कि कौन कौन से मॉडल दिए गए थे, वो मॉडल क्यों फेल हुआ था और कौन से मॉडल के क्या फीचर्स थे। तो मेन जो मुझे डिस्कशन करना था वो बोहर मॉडल पे करना था। उसको भी हम फर्दर देखेंगे जब हम टॉपिक और आगे बढ़ेगी हमारी। लेकिन जो मेन उसका ड्रॉबैक मैं बता दूं कि बोहर क्या कहता था। बोहर का कहना था कि जब हम एक ट्रांजिशन होता है, मैंने बताया बोहर मॉडल में था कि इलेक्ट्रॉन कैन रेडिएट एनर्जी, या बट कब करेगा, जब वो फ्रॉम आइदर इट कमिंग फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, और अगर वो एब्जॉर्ब करके जंप फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट। तो ये था कि अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, हाइड्रोजन की बात करें, अगर मैं ये कह दूं कि ये ग्राउंड स्टेट है हाइड्रोजन का और ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास होता है, ये इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइट हुआ और वो फिर अगर डी एक्साइट हुआ तो एक ही तो रेडिएशन निकलेगा। तो बोहर का मानना ये था कि मतलब जो स्पेक्ट्रम है उसमें जो एक लाइक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आइडियली ऐसे एक लाइन होनी चाहिए, जबकि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो 3 लाइन होती है, मैंने इसका इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में मैंने इसको डिस्कस भी किया था, एच अल्फा लाइन, एच बीटा लाइन एंड एच गामा लाइन। तो इसमें जो बोहर की लिमिटेशंस क्या थी कि जब हमने इस पर्टिकुलर एच अल्फा लाइन को ऑब्जर्व किया अंडर हाई रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर कह सकते हैं या अंडर हाई रिजोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट, तो हमने क्या देखा कि ये जो लाइन है ये स्प्लिट होती है फर्दर 3 डार्क लाइन में। पहली चीज हमने देखा कि जो एच अल्फा लाइन थी वो ना कि एक सिंगल लाइन होने के ना हो, बल्कि वो एक थ्री लाइन थी। लेकिन जब एज विद द टेक्नोलॉजी इंक्रीजिंग मोर, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी तो हमने और हाई रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर से इस चीज को देखा, तो हम क्या देखते हैं कि ये 3 भी नहीं बल्कि ये 4 लाइन 7 लाइन थी। देयर आर 7 लाइन एच अल्फा लाइन, जो कि एक एच अल्फा लाइन ऐसे तो जब हम नेकेड आई से देखें अगर इस लाइन को मतलब जब भी हम इस स्पेक्ट्रम को देखेंगे तो हमें एक सिंगल लाइन वो दिखेगी, बट जब वो हाई रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर से हमने ऐसे देखा तो ये सिंगल लाइन ना होकर के वो पतली 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 देयर आर 7 लाइन। तो इन चीजों को बोहर ने एक्सप्लेन नहीं किया था कि वो इस स्पेक्ट्रम को क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पाया था, क्योंकि उसके हिसाब से जब एक रेडिएशन हो रहा है तो स्पेक्ट्रल लाइन ऐसी एक होनी चाहिए, बट जब हम उसे देखते हैं तो ये स्पेक्ट्रल लाइन एक ना होकर के ये स्प्लिट होती है इंटू 7 लाइन। तो ये मेन ड्रॉबैक था जो बोहर ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को। अब हम ये चीज देखेंगे कि ये फर्दर 7 लाइन में कैसे स्प्लिट होती है। ये हम कब देखेंगे, जब हम पढ़ेंगे स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन। मैंने डिस्कस किया था कि हम इस लेक्चर के बाद इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे एंगुलर मोमेंटम्स, जिसमें हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और टोटल एंगुलर मोमेंटम देखेंगे। उसमें जब हम स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन का डिस्कशन करेंगे तब वहां पर आपको ये चीज क्लियर हो जाएगा कि ये जो 7 स्प्लिटिंग होती है लाइन की, ये कैसे होती है। इंशाल्लाह बहुत इजीली वहां पर मैं बताऊंगा आपको कि ये जो पॉसिबल कैसे और कैसे ये 7 लाइन में फर्दर स्प्लिट हो जा रही है एक सिंगल लाइन, इसको हम वहां पर देखेंगे। अब मैं आता हूँ फिर सिलेबस पे डायरेक्ट। आज हमें स्टार्ट करना था क्वांटम नंबर्स। तो एज आई हैव टोल्ड यू इन द इंट्रोडक्टरी लेक्चर दैट क्वांटम नंबर इज नथिंग बट अ सेट ऑफ 4 नंबर व्हिच वाज n l s m. It is a set of 4 quantum number which has principal quantum number, azimuthal or angular momentum quantum number, spin quantum number and magnetic moment quantum number. With this set of 4 quantum number, we can tell anything about, we will get all the information about the electron if we get this quantum number. और ये quantum number आता कहाँ है? We get this quantum number from the solution of Schrödinger equation. जब Schrödinger wave equation हम solve करेंगे, जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है तो मैं उसको इंक्लूड नहीं करूंगा, लेकिन मैं बस ये बता दूं आपको कि जो सॉल्यूशन होता है Schrödinger equation का, उस सॉल्यूशन से ही हमें बेसिकली 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर मिलते हैं। तो इसकी बेसिक हम मतलब जल्दी जल्दी इसका डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि ये बहुत सिंपल टॉपिक है, इस पे कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं। तो फर्स्ट जो क्वांटम नंबर है एन क्वांटम नंबर व्हिच वाज नोन एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसके फीचर्स क्या है, अगर मैं कहूं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, तो इट बेसिकली टेल अस अबाउट द साइज ऑफ द शेल और साइज ऑफ द ऑर्बिट। साइज कौन सी शेल है, लाइक उसकी लोकेशन बताएगा और साइज बताएगा कि उसकी साइज क्या है। सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेसिकली टेल अस अबाउट द साइज ऑफ द शेल और द एनर्जीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसकी जो वैल्यू होती है वो n इक्वल टू 1 से 1 2 3
गोज टू, वैसे तो इनफाइनाइट कहा जाए बट इनफाइनाइट शेल होगी नहीं, इनफाइनाइट पे हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन आयोनाइज हो जाएगा, वो एटम से निकल जाएगा। सो बहुत हायर वैल्यू तक ये होती है। इसके हम फीचर्स अगर कहें, इट टेल अस अबाउट द साइज ऑफ द ऑर्बिट और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट पे होगा उस ऑर्बिट की जितनी एनर्जी होगी वो उसकी एनर्जी होगी, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिट में होगा उस ऑर्बिट के हिसाब से उसकी एनर्जी होगी। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बेसिकली साइज बताता है, जिसकी वैल्यू हमें 1-2 से इंटीग्रल होती है, 0 नहीं होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसी भी तो शेल में प्रेजेंट होगा, तो शेल की वैल्यू तो 1 से ही होनी चाहिए, लेकिन 0 तो कैसे हो सकती है। तो इलेक्ट्रॉन को होने के लिए एक शेल की तो जरूरत है, और शेल हम कहते हैं ऑर्बिटल, तो ये बेसिकली इसकी जो वैल्यू होगी वो 1-2 से हायर ऑर्डर तक जाएगी। उसको इनफाइनाइट तक जनरली कह भी सकते हैं कि इनफाइनाइट, बट इनफाइनाइट को आप कंसीडर कर सकते हैं कि वो वहां पर जाकर इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा एटम न्यूक्लियर के इन्फ्लुएंस से, न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से, तो वो आयोनाइज हो जाएगा। सेकंड क्वांटम नंबर जो हमारा आता है वो आता है एल क्वांटम नंबर, विच इज नथिंग बट एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। इसी को हम एजीमुथल क्वांटम नंबर भी कहा जाता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर भी कहा जाता था। तो इसके अगर हम फीचर्स, बेसिकली इसकी जो वैल्यू होती है एल क्वांटम नंबर की, ये होती है n-1, n की जो भी वैल्यू होगी उससे 1 कम हो गया। अगर n की वैल्यू अगर हमारी 1 है तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी, n-1, दैट इज 0। और n की वैल्यू अगर 2 है, l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, 1। तो इस तरीके से होता है, n-1 होती है, n की वैल्यू जो भी होगी उससे 1 माइनस कर देंगे तो हमें l वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इसके अगर हम फीचर्स की बात करें तो एजीमुथल क्वांटम नंबर जो होता है, एक तो ये एंगुलर मोमेंटम भी बताता है, प्लस वो जो शेप होते हैं ऑर्बिटल के, वो शेप के बारे में भी डिस्कशन होती है यूजिंग एजीमुथल क्वांटम नंबर या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम। तो बेसिकली इट टेल्स अबाउट एंगुलर मोमेंटम एंड ऑल्सो अबाउट the shapes of the orbital. So as we have seen earlier in the 12th class और 11th class, जब हमने क्लासिफिकेशन देखा था SPDF का, तो हम जानते हैं कि for L is equal to 0, ये बेसिकली होता है, इस ऑर्बिटल को कहते हैं हम s ऑर्बिटल। इसका जो शेप होता है वो स्फेरिकल शेप होता है, s ऑर्बिटल का शेप जो होता है वो स्फेरिकल शेल होता है, शेप होता है। और जो L is equal to 1 होता है, ये होता है p के लिए, और इसका जो शेप होता है वो डंबल शेप होता है, डंबल जैसे जो जिम में डंबल यूज होता है उस टाइप में इसका शेप होता है, कुछ इस तरह का ये होता है पी शेप का। फिर L is equal to 3 अगर हम कहें, ये करस्पॉन्ड होगा D के, और D का जो शेप होता है वो कुछ इस तरह का होता है, डबल डंबल कह सकते हैं हम इसे। यप, और ये L is equal to 4 जो होगा वो होगा F के लिए, और उसका शेप कुछ यूं होता है, कुछ इस टाइप का होता है। तो वी कैन से दैट कि जो एल क्वांटम नंबर है ये बेसिकली हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है एक तो एंगुलर मोमेंटम ही बताता है, देन शेप ऑफ द ऑर्बिटल ये बताता है। तो ये शेप होते हैं, एस के लिए स्फेरिकल होता है, पी का डबल शेप होता है, डी का डबल डबल होता है, और ये एफ का शेप होता है। ये हमारा हो गया एल क्वांटम नंबर। इसके बाद आता है हमारा थर्ड स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर तो बेसिकली जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्पिन फॉर्म में होते हैं, एज यू नो द इलेक्ट्रॉन इज स्पिन पार्टिकल, तो उसकी बेसिकली दो स्पिन ही होती है, आइदर स्पिन अप होता है या स्पिन डाउन होता है। सो हम द थर्ड क्वांटम नंबर इज स्पिन क्वांटम नंबर। तो जो स्पिन क्वांटम नंबर थी वो इलेक्ट्रॉन की स्पिन को ही बताती है, आइदर वो स्पिन अप होगी या स्पिन डाउन होगी। अगर वो अप हुई तो ऐसे हम इसको इस तरीके से भी डोनेट कर सकते हैं, प्लस हाफ से, और स्पिन डाउन भी हो सकती है तो इसको हम माइनस हाफ से डिनोट कर सकते हैं। तो स्पिन जो होगी इलेक्ट्रॉन की वो आइदर अप होगी और डाउन होगी। तो स्पिन क्वांटम नंबर बेसिकली टेल अस अबाउट द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। एंड द फोर्थ वन दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक मोमेंट क्वांटम नंबर की जो वैल्यू लाई करेगी ये -L से +L तक
इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है एक रेंज जो होती है इसकी वैल्यू की -L2 + L होती है। नाउ इफ अगर ये L की वैल्यू हमारी 1 है, M की वैल्यू क्या होगी? -M -1 0 +1। अगर L की वैल्यू 2 है तो M की वैल्यू क्या होगी? प्लस -2 -1 0 +1 एंड +2। सो जो भी L की वैल्यू होगी उसकी जो रेंज होगी फ्रॉम -2 प्लस वही हमारी M की वैल्यू होती है। और ये बेसिकली हमें जो मैग्नेटिक मोमेंट क्वांटम नंबर होता है ये ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल्स बताता है। ऑर्बिटल्स जो भी वो किस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है ये उसके ओरिएंटेशन को बताता है। सो दीज आर द सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। और अब जो सेकंड टॉपिक आपकी है वो है या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि मैं कह रहा था कि मैं एक ट्रिक से आपको बताऊंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इंशाल्लाह इसके बाद आपको इसमें कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब ये जो हमारा कॉन्सेप्ट था क्वांटम नंबर का, इसको हम आगे यूज करेंगे। इसका बहुत इस यूनिट में बहुत ज्यादा यूज है क्वांटम नंबर का, आगे हम इसको यूज करेंगे। तो एक जो प्री नॉलेज मैं बताना चाहता हूँ वो आपको आप यहाँ से समझ लीजिए कि एल वैल्यू क्या होती है। एल वैल्यू n-1 होती है। देन एल वैल्यू एसपीडीएफ के फॉर्म में जो ऑर्बिटल होते हैं, एस के लिए एल की वैल्यू 0 होती है, पी के लिए 1 होती है, डी के लिए एल की वैल्यू 2 होती है एंड एफ के लिए एल की वैल्यू 3 होती है। सो हियर जो कि मैं आपको बताना चाह रहा था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूजिंग एसपीडीएफ फॉर्मेट। सो इसकी एक ट्रिक है, उस ट्रिक को आप यूज करके किसी भी एलिमेंट के बड़े से बड़े एलिमेंट का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इजी वे में कर सकते हैं, और उस ट्रिक से हम बहुत सारे एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन एसपीडीएफ फॉर्मेट कर सकते हैं। सो ट्रिक ये है कि सबसे पहले आप कहीं भी कॉपी के बैक पे या कॉपी के साइड में आप इस तरीके से एस पी डी एंड एफ लिख लें। ठीक, अब हमें करना क्या है कि हम 2 बार इसको लिखते हैं एस एस, देन हम यहां से 2 बार इसको पी एस से लिखते हैं। ये होगा पी एस पी एस, देन हम 2 बार इसको डी पी एस से लिखते हैं। तो डी पी एस एंड डी पी एस, एंड या 2 बार इसको हम एफ से लिखते हैं। ठीक, ये होगा एफ डी पी एस एफ डी पी एस। ओके, अब यहां पर जो चीज गौर करने की है वो ये है कि एस जो होगा, एस विल स्टार्ट फ्रॉम 1। ठीक, तो हम यहां से फिल कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 and 8, and now p will goes from 2. So 2 3 4 5 6 and 7, and now similarly d will goes to 3. So 3 4 5 6, एंड f जो होगा वो 4 से जाएगा। सो इज f 4 5। अब हम ये चीज जानते हैं कि जो s ऑर्बिटल होते हैं इसमें जो मैक्सिमम फिल होंगे, s में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, p में लेकिन जो मैक्सिमम लिमिट हमेशा नहीं कह सकते, बट जो लिमिट है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, p में 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, d में हमारे 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एट मोस्ट 10 हो सकते हैं, एटलीस्ट जितने भी हो, बट एट मोस्ट एस में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और जो एफ है हमारा, एफ में हमारे 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं एट मोस्ट। सो अब ये हमारे पास ये सेटअप बन गया, जिसको ये ऑफ-बाउ प्रिंसिपल से हम करते हैं। वहां पर ऑफ-बाउ प्रिंसिपल से वहां कंफ्यूजन हो जाती है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। तो इस ट्रिक से अगर हमने ये चीज लिख लिया, अब मैं अगर आपको एग्जांपल लूं, लेट्स से कार्बन 6 का, जिसका एटॉमिक नंबर होता है कार्बन का 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 आगे हमारे एस में, 2 आगे हमारे सेकंड एस में, और पी में मैंने क्या बोला, एट मोस्ट 6 हो सकते हैं, एटलीस्ट जितने हो सकते हैं। तो बचे कितने हमारे पास, 2 2 4 हो गए, देन 2 इलेक्ट्रॉन बचे तो हमारे आ गए पी में, और अब इसमें बचे कितने, कंप्लीट होने के लिए कितने चाहिए, वहां पर 6 इलेक्ट्रॉन एटमोस्ट हो सकते हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी फिल्ड है, इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए, और इलेक्ट्रॉन कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो जितने इलेक्ट्रॉन, मतलब द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज नीडेड टू कंप्लीट द शेल और कंप्लीट द और ये ऑक्टेट, उसे हम वैलेंसी कहते हैं। तो यहाँ पर कितने नीडेड है इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, तो हमारे 4, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। इसी तरीके से अगर मैं कार्बन की जगह पर दूसरा एग्जाम्पल लूं, सोडियम का ले लेते हैं हम। सोडियम जो कि एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। तो फिर से हम फिल करते हैं 2 2 4
एंड या 6, क्योंकि एटमोस्ट इसमें कितने हो सकते हैं 6, तो अगर हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉन है तो हम पूरा फिल करेंगे। सो 2 2 4 2 6 10 हो गए एंड 1 इलेक्ट्रॉन आ गया हमारा एस में। एटमोस्ट एस में कितने हो सकते हैं 2 हो सकते हैं, बट एटलीस्ट हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन बचा क्योंकि इसके एटॉमिक नंबर जो है वो 11 है, तो 11 है तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें 11 होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास बचा एक इलेक्ट्रॉन, उसको हमने एस ऑर्बिटल में डाल दिया। तो अब यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरी है, एक और इलेक्ट्रॉन होगा क्योंकि इसमें एटमोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी 1, क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। सो दिस इज द ट्रिक। अब आप इससे किसी भी ले ले, कोई भी रैंडम, अगर हम मतलब किसी भी बड़े से बड़े एलिमेंट का अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना हो तो आप इसी फॉर्म में, बस आपको ध्यान क्या रखना है कि जो एस ऑर्बिटल होगा, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट है तो उसमें 2 होंगे, पी में 6 होंगे, अगर डी का हम ले रहे हैं तो डी को इंक्लूड करें तो उसमें 10 होंगे और एफ में 14 होंगे। इस तरीके से आप फिल करते हुए आप किसी भी एलिमेंट का, आप तो मतलब पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट है आपके, हायर से हायर एलिमेंट्स के आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एसपीडीएफ फॉर्म में बहुत इजीली कर सकते हैं, और इस चीज को लिखने में आपको हार्डली 1 मिनट लगेगा। और इसके बाद आप जिस भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना हो उसको आप ब्रेक करते चले जाएं, मतलब फिल करते चले जाएं, और जितने लास्ट में इलेक्ट्रॉन आएंगे अगर वो कंप्लीट हो जा रहा ऑक्टेट तो कंप्लीट कर देंगे, या जो भी इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं उसको उस पर्टिकुलर ऑर्बिटल में डाल देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारी है एंगुलर मोमेंटम, अबाउट एंगुलर मोमेंटम, जिसका मैंने बताया था कि 3 टाइप्स के एंगुलर मोमेंटम हम यहाँ पर पढ़ेंगे, स्पिन एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंट एंगुलर मोमेंटम और टोटल एंगुलर, सॉरी स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और टोटल एंगुलर मोमेंटम। बट वी विल डिस्कस दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट लेक्चर, जो कि इंशाल्लाह जल्दी अपलोड होगा। तो मैं जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारी, मैं आपको बता दूं पहले से, ताकि आप एक माइंडसेट के साथ आए। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारी होगी, डिस्कशन हमारा शुरू होगा एंगुलर मोमेंटम से, जिसमें हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और टोटल एंगुलर मोमेंटम डिस्कस करेंगे। देन फिर हम स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन देखेंगे, जो मैंने बताया था कि बोहर मॉडल जो फेल हुआ था हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को डिफाइन करने में, वो उसी वजह से हुआ था, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की वजह से ही वहां पर फर्दर 7 स्प्लिटिंग हुई थी एक एच अल्फा लाइन की। तो उस चीज को भी हम वहां पर देखेंगे कि स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन होता क्या है, उसका इफेक्ट क्या क्या होता है और कैसे स्प्लिटिंग होती है। अगर हम एग्जांपल लिए तो वहां पर सोडियम का भी हम एग्जांपल ले लेंगे, लेकिन हम हाइड्रोजन का एग्जांपल तो फॉर श्योर देखेंगे कि उसमें 7 रेडिएशन कैसे निकलते हैं। तो फिर हम इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, और आप लोग कब तक पढ़ते रहिए।